हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और मेरा विश्वास है कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए आप 101% एक्साइटेड होंगे कि एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे और निश्चित ही इस बार देवभूमि परिवार के अधिकांश छात्रों को सफलता मिलने वाली है। क्योंकि ये कहानी बहुत पहले ही बुनी जा चुकी है, काफ़ी लंबे समय से हम लोग साथ चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों ने फॉलो किया है, मेहनत की है। और सबसे बड़ी बात, बहुत से ऐसे लोग हमसे जुड़े इस बार जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट था। उसके अलावा इतने एनर्जेटिक वो छात्र हैं कि उनको कोई रोक ही नहीं सकता है, तो उनके लिए छोटा सा एग्ज़ाम है। बाकी जितने अन्य लोग हैं जिनको कल के एग्ज़ाम से डर लग रहा है, उनके लिए आज का ये वीडियो है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि कल के एग्ज़ाम में आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। आपका जो पढ़ाई लिखाई, जो करियर बिल्ड करने के लिए आज इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, कंपटीशन की दुनिया में आए, ये केवल आप खुद को सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं। इन अ सिक्योर जोनर बोल सकते हैं हम, कि जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी है। अदरवाइज़ दुनिया में बहुत से काम करने को हैं, कोई भी काम वेस्ट नहीं होता। सपोज कीजिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत साल तैयारी करते हैं फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो क्या उनका जीवन खत्म थोड़ी हो जाता है? इतने साल की जो उनकी जर्नी होती है ना, उनका जो नेक्स्ट लेवल का काम होता है वहाँ पे वो काम आती है। ठीक है, तो यही बात है, हमेशा सफलता असफलता इससे खुद को कंपेयर नहीं करना है आपने। आपने देखना है कि किस प्रकार से आप चीज़ों को अपने पास कम समय में ला सकते हैं, ला पाएंगे। जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाला, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 6 महीने प्रिपरेशन करी होगी, लेकिन फाइनल मेरिट में उनका नाम दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 6 साल से तैयारी में हैं, लेकिन फाइनल मेरिट में स्थान नहीं बना पाएंगे। अंतर बिल्कुल माइनर है भाई, बिल्कुल माइनर सा अंतर है। और ये अंतर होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है दुनिया में, अपना बिलीव सिस्टम सबसे बड़ा होता है, मैं हमेशा बोलूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने कोड भी लगाया इसलिए आपके लिए। 100% सक्सेस फॉर्मूला ये होता है, 1% लक होता है, 1% टैलेंट होता है, 98% आपकी बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो कड़ी मेहनत होती है और जो आपने कंटिन्यूस एक रूटीन फॉलो किया होता है किसी भी चीज़ के लिए। वो एग्ज़ाम की बात नहीं है, कोई स्टार्टअप हो या आप कोई दुकान खोल रहे हो, या इसके साथ साथ आप मोटापे से ग्रस्त हो और आपने जिम ज्वाइन किया है, कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आपका रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं। तो यही बात यहाँ पे भी बोली गई है। केवल 2% यहाँ पे लक और टैलेंट का मिश्रण होता है सफलता में। बाकी 98% आपकी दोस्तों होती है डिसिप्लिन, इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ आपका वर्क हार्ड और स्मार्ट जो वर्क आज की डेट में चल रहा है। ये चीज़ें अगर आपकी कंबाइन हो गई तो कोई भी बोल सकता हूँ मैं, कोई भी चुनौती है या कोई भी एग्ज़ाम है बहुत छोटा है वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मोटिवेशन तो मैंने आपको कर लिया। बहुत से लोगों के लिए एग्ज़ाम बहुत नॉर्मल है, 12th लेवल का एग्ज़ाम है और आराम से आपने जाना है रिलैक्स मोड में। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है यार। 746 पोस्टें यहाँ पे नहीं होती उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक छोटा सा प्रदेश है, यहाँ पे 746 वैकेंसी का मतलब एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी हम इसको मान सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें भी 800+ वैकेंसी हैं, तो बहुत बड़ी वैकेंसी हम इसको लेंगे, क्योंकि कई सालों में वैकेंसी निकलती है और इतनी बड़ी वैकेंसी निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जैसा आप सभी को पता होगा, जो आपका कल का एग्ज़ाम है ये 12th लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें बहुत सी पोस्ट हैं, जैसे कि DEO, जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक, टैक्स कलेक्टर, इसके अलावा आपका पेशकार, सर्वे लेखपाल, रिकॉर्ड कीपर, अमीन और टेलीफोन ऑपरेटर, यानी कि 12th जो जिसमें आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, इन सभी पोस्टों को मर्ज करके इनका क्लब एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप क्वालिफाई होते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हो, तो इनमें से आपको कोई भी पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सी पोस्टें इनमें ऐसी है जिनमें टाइपिंग नहीं है, जैसे कि टैक्स कलेक्टर की पोस्ट है, और भी कुछ पोस्ट है जिनमें टाइपिंग अनिवार्य नहीं है। लेकिन कनिष्ठ सहायक और DEO की जो पोस्ट है, इसमें आपका टाइपिंग आपको आना आवश्यक है। टाइपिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, 15-16 शब्द हिंदी में प्रति मिनट या मिनट आपको टाइप करने होते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हो जाता है प्रैक्टिस करने पे। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखिए, प्रवेश पत्र को मैंने आपके सामने लाया हूँ। एग्ज़ाम में जाने से पहले सबसे पहले तो है टाइमिंग भाई। आयोग ने इसके लिए अभी एक संवाद भी जारी किया था कुछ देर पहले। जिनका पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो 8:30 बजे तक अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाएँ। पहला शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होना है 10 से 12 बजे होना है भाई। ठीक है, तो 10 से 12 है, तो ये नहीं कि 9:30 बजे आप बिल्कुल आ रहे हैं वहाँ पे और आपको एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे साफ साफ आयोग के द्वारा बोल दिया गया है, प्रवेश पत्र में भी बोला गया है कि आप निश्चित समय पर अपने एग्ज़ाम सेंटर में उपस्थित हो जाओ। और ऐसे जिन लोगों का 2 से 4 वाली शिफ्ट में है कल, सेकंड शिफ्ट में, वो लोग 12:30 बजे तक अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएं।
ठीक है। ये पहला आपके लिए दिशा निर्देश हो गया, क्योंकि बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो तो थोड़ा अपने अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा उस एग्ज़ाम के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैं टाइम से वहाँ पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपका देखिए एग्ज़ाम सेंटर आप देखेंगे, फिर आप वहाँ पे बाहर पे जो बोर्ड होता है उसमें देखेंगे कि कौन से कक्ष में आपकी सीट लगी है। उसके बाद आप अंदर जाने के लिए आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद आपकी वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, आपका आईडी वहाँ पे चेक होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए टाइम पे पहुंचना ही आपका सही है। अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, जैसा कि यहाँ पे साफ साफ बोला भी गया। देखिए, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में 9:30 बजे के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे ही सेकेंड शिफ्ट में 1:30 बजे के बाद आपको अनुमति नहीं होगी परीक्षा कक्ष में जाने की। तो टाइम से यहाँ पे पहुँच जाएँ आप। बाकी देखिए, अभ्यर्थी को अपने साथ क्या क्या ले जाना है परीक्षा केंद्र पे। आपको अपने साथ रंगीन पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो ले जाना है, 2 पासपोर्ट फ़ोटो ले जाना है। और इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड अथवा फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। वैसे ज़्यादातर आधार कार्ड ही ले जाएं, क्योंकि आपने आधार कार्ड ही यूज़ किया होगा, या ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ले जाना होगा साथ में। इसके साथ साथ देखिए, आप लोग मास्क पहन के जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइंस वहाँ पे जारी की गई हैं। हैंड सैनिटाइज़र आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, ये आवश्यक भी है। आपको मास्क और पारदर्शी बोतल में हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ लाना आवश्यक है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, आपको उच्च तापमान वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, यानी कि अगर आप फिट नहीं हैं तो आपको सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप अपने साथ बोतल में पीने का पानी ले जा सकते हैं, लेकिन बोतल आपकी क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्टाइलिश बोतल ले जाने जिसमें कार्टून वगैरह बने होते हैं, तो आपको नहीं ले जाने दिया जाएगा। आपको बिल्कुल पारदर्शी जो बिस्लेरी एक्वाफिना की बोतलें आती हैं मार्केट में, इस टाइप की बोतल से आप ले जा सकते हैं, स्टिकर को निकाल के, ठीक है। स्टिकर भी उसमें नहीं जाएगा। इसके साथ साथ अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना है आपने, ना आपने पेन ले जानी है, केवल आपने प्रवेश पत्र, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक आईडी कार्ड ले जाना है। बाकी आपने ना मोबाइल फ़ोन ले जाना है, ना पर्स ले जाना है, ना आपके हाथ में कंगन वंगन होने चाहिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेन भी आपको आयोग अंदर से देगा, वहाँ से पेन मिलती है आजकल। और इसके अलावा देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास ना रखें जिसके कारण आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। आप सभी को पता है 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी भर्ती थी। 1.5 लाख लोग अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, ठीक है। ऐसे ही इस भर्ती में भी 1,20,000 लोगों को आवंटित किया गया प्रवेश पत्र। तो बड़ी भर्ती है, अगर ये भर्ती में थोड़ा भी विघ्न पड़ा तो मान के चलो भर्ती 2 साल लेट हो जाएगी। इसलिए ऐसा कोई भी प्रयास ना करें, अपनी तरफ से भी सचेत रहें, और कुछ ऐसा दिखाई दे तो तुरंत सूचना दें उसकी। एग्ज़ाम हॉल की बात करें तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, जो कक्ष निरीक्षक होते हैं, अगर उनके पास भी मोबाइल है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और प्रभारी जो निरीक्षक होगा उसको आप बताएंगे कि वहाँ पे कक्ष निरीक्षक अपने पास मोबाइल लेके घूम रहा है, इसका मोबाइल बंद करवाओ और अपने पास रखवाओ, या मोबाइल स्विच ऑफ करवा दो उसका भी जमा होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी आपको अवांछित घटना या कोई अप्रिय घटना दिख रही है अपने आसपास, तो उसकी तत्काल सूचना दे भाई, थोड़ा विरोध करें उसका, चुप ना बैठे, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे होने पे, लास्ट टाइम देखो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में भी ऐसा ही हुआ था, परीक्षा केंद्र में ही मोबाइल जमा कर देते हैं लोग, और 5 मिनट पहले किसी अभ्यर्थी ने फ़ोन पकड़ा और फ़ोटो खींच दी थी पेपर की, फ़ोटो वायरल, हड़कंप मच गया था, ठीक है। वो केवल 5 मिनट पहले की बात थी। जबकि फिर ब्लूटूथ डिवाइस कांड जो हुआ था वो तो सभी लोग आप जानते हैं कितना बड़ा कांड था वो। इस तरह की घटनाओं से बचना है और सचेत रहना, अवेयर रहना, इतना नहीं तो क्या होगा, भर्ती लेट हो जाएगी। ओके, चलो ये तो हो गया, पहला पॉइंट हो गया क्लियर, टाइम से पहुंच जाना है और सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, दिशा निर्देशों का, जो कि इसमें बताया गया है। तो जैसे ही परीक्षा कक्ष में पहुँचेंगे आप, बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी आपकी, और अगर आप बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं देंगे, अपना बायोमेट्रिक जो नहीं करेगा उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। परीक्षा में जो OMR सीट आप भरेंगे ना, OMR सीट भरने के लिए आपको केवल डॉट पेन का ही यूज करें, डॉट पेन। उसमें आप जो जेल पेन होती है ना उसका यूज ना करें, जेल पेन फैल सकती है। OMR सीट में अगर थोड़ा भी मॉइस्चर वगैरह होगा तो जेल पेन फैल जाएगी, आपने A किया है तो B तक पहुंच जाएगा वो कालापन या नीला जो भी किया होगा। तो इस वजह से आप केवल डॉट पेन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए OMR सीट में बिल्कुल भी आपने क्या करना है, सफ़ेदा नहीं लगाना है, यानी कि जो वाइटनर होता है इसका प्रयोग अगर आपने OMR में किया तो आप सिलेक्शन से पहले ही बाहर हो जाओगे, ठीक है, अवांछित माना जाता है इसको, आपने वाइटनर यूज़ नहीं करना है। परीक्षा कक्ष में जो विवाहित महिला है, इसके अति आवश्यक आभूषणों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के आभूषण वर्जित हैं पूर्णतः। यानी कि जो महिलाएं हैं, सिंपली मैं उनको बोलना चाहूँगा, उनका जो गले में चर्यो होता है, जिसको हमारे हिंदी में बोलते हैं मंगलसूत्र, ठीक है। आपको पता है उत्तराखंड का स्थानीय आभूषण है सुहाग का प्रतीक चर्यो। इसके अलावा कोई भी अपने साथ आभूषण पहन के ना जाए महिलाएं, ठीक है। और कानों वगैरह बड़े आभूषण पहनते हैं आप, तो उनको लाइट ले जाएं या बिल्कुल ना ले जाएं, क्योंकि फिर आपको ही डिफ़िकल्टी वहाँ की खोलना पड़ेगा, और क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस वाला कांड आपका मशीनरी से ही हुआ था, और इसी वजह से ये चीज़ें आप बैन कर दी गई आयोग के द्वारा।
तो केवल आपका मंगलसूत्र अलाउड होगा, उसके अलावा कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होगी महिलाओं के लिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखें, विवाहित महिलाओं के लिए, ठीक है। बाकी देखिए जितने भी आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश आपके इस प्रवेश पत्र में दिए गए हैं, इनको आप ध्यान रखें दोस्तों। और इसके अलावा देखिए बाकी आपको सभी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अपने जो कक्षा निरीक्षक है उनके साथ आपने अभद्रता नहीं करनी है। बाकी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट यहीं पे है, देखिए ओएमआर सीट से रिलेटेड है। ओएमआर सीट को बहुत ध्यान से भरें, ठीक है। ओएमआर सीट में जो आपका नेम होता है, फिर नेम के नीचे आपको नेम लिखने के बाद गोला करना पड़ता है। इन गोलों को बहुत ध्यान से भरना है आपने। इसके अलावा जो आपकी प्रश्न पत्र पुस्तिका होती है उसके नंबर भी होता है, मतलब जो आपका पेपर सेट है, कौन सा ए है, बी है, सी है, डी है, उसमें भी आपने क्लिक करना है और नीचे गोल करना पड़ता है। कई बार अभ्यर्थी के द्वारा ये देखा गया है कि जो आपका पेपर सेट होता है उसमें क्लिक नहीं करते वो, मतलब उसको भरते नहीं हो ओएमआर में, फिर कॉपी चेक ही नहीं होती। अगर आप पेपर सेट ही नहीं भरेंगे तो ओएमआर सीट चेक करने वाली मशीन किस हिसाब से चेक करेगी, है ना। तो ओएमआर को ध्यान से भरना है। नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, पोस्ट कोड हो गया, इसके अलावा जो भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वहाँ पे दिए गए थे उनको अच्छे से भरना है आपने। अगर आपकी पर्सनल डिटेल ही गलत हो जाएंगे तो फिर तो कहाँ सिलेक्शन, कहाँ आपके फिर 100 क्वेश्चन चेक होने हैं। इसके बाद देखिए जो आपका दूसरा पॉइंट ये है ओएमआर सीट के संदर्भ में। काफ़ी लोग ओएमआर सीट में क्या करते हैं, आपका पहले पूरे पेपर में टिक करेंगे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चनों तक पूरे पेपर टिक करते हैं, उसके बाद फिर फटाफट भरते हैं ओएमआर सीट में, ठीक है। लेकिन ऐसा कदापि ना करें। ऐसे में बहुत बार ये देखा गया कि अप डाउन हो जाता है और एक क्वेश्चन का सीरियल अगर बिगड़ गया तो नीचे के सभी क्वेश्चनों का बिगड़ जाएगा। मान लिया मैंने पेपर में लगाया 25 का ए, 26 का बी, 27 का सी, और वहाँ में से हो गया 24 का ए, 25 का बी, 26 का सी, मतलब एक से सीरियल बिगड़ा 100 तक हो ही जाएगा फिर। तो इस संदर्भ में आपने क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब आप पेपर देते हैं ना, तो सबसे पहले पेपर देते हुए आपको ये देखना है जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी, बिल्कुल जो क्वेश्चन आ रहा है उन क्वेश्चनों को ओएमआर सीट में भरते जाना है और बहुत ध्यान से भरना है। यानी कि 25वां क्वेश्चन करें तो 25 का आंसर सी है तो बड़े ध्यान से 25 का सी भर देना आपने, ठीक है, ओएमआर सीट में। ऐसे फिर आपको 26, 27, 28 नहीं आता, 29वां क्वेश्चन आ रहा है तो सीधे 29वें क्वेश्चन का जो आंसर है ए या बी उसको आपने फिल कर देना है। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चनों को आपने करना है। उसके बाद उनको जैसे ओएमआर सीट में आप भर लेंगे, फिर जितने क्वेश्चन बचे हैं उनमें आपको 50-50 का जब ऑप्शन लगता है, एलिमिनेशन किन्हीं क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, डिलीट मेथड, तो फिर उन क्वेश्चनों को भरें। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते उनको बिल्कुल अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन मतलब आपका 1 नंबर तो गलत क्वेश्चन देगा ही, साथ में 0.25 के आपको वो पेनाल्टी देगा। यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब कितना है, आप परीक्षा में 1.25 नंबर पीछे हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी गलत क्वेश्चनों को अटैम्प्ट ना करें। वन डे एग्ज़ाम में हमेशा बोलता हूँ, वन डे एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है दोस्तों जहाँ पे आपका ऊपर हमने बात ही कर ली 98% तो इसमें मेहनत होती है, बाकी इसमें आपका लक भी होता है, आपका डे होता है, ठीक है। जितने ज़्यादा जिसने फैक्ट याद किए होंगे, जितने ज़्यादा जिसने रिवीजन किया होगा, और इसके अलावा जितना ज़्यादा जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और जितना ज़्यादा जो ट्रिकी और स्मार्ट स्टडी करके बैठा होगा, उसी का सिलेक्शन होने का चांस वन डे एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कॉन्सेप्चुअल अगर आप चल रहे हैं और सोचते हैं कि वन डे एग्ज़ाम में हम सक्सेस हो जाएंगे, कि तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं में उत्तराखंड ग्रुप सी की विशेषकर यहाँ पे क्या पूछा जाता है आपसे, फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। केवल हिंदी का मैं पोर्शन बोल सकता हूँ जहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बेस से बॉटम टू बोल सकते हैं, टॉप लेवल तक अच्छे से क्लियर करनी होती है चीज़ें, तब आप आंसर दे सकते हैं। बाकी तो लगभग जीएस जो है हमारा उत्तराखंड जीके है, ये लगभग वही होता है भाई, जिसने ज़्यादा फैक्टों को रटा है उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा होती है, ये मान के चल लो आप यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्ज़ाम में। और यूके पीसीएस और लोअर पीसीएस में ये बातें मैटर नहीं करती, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है, अच्छे से इस चीज़ को देख लें। इसके अलावा मैं बोल चुका हूँ आपको। बाकी देखिए आपका अगर आपका प्रवेश पत्र खो जाता है या कुछ हो जाता है तो दोबारा आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपके डाउट वगैरह होते हैं इस संदर्भ में, इस एग्ज़ाम के संदर्भ में, तो आप इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, या हमारे चयन आयोग @gmail.com जो कि यूके ट्रिपल एससी का ऑफिशियल मेल आईडी है, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं। बाई चांस जैसा यूके ट्रिपल एससी ने बोला है, जैसे कि सपोज करो या बाई चांस खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन अगर फॉरेस्ट गार्ड की तरह हमें पता चलता है किसी सेंटर में कुछ ऐसा हो गया है ऊँच नीच या पेपर में कुछ दिक्कत हो गई है, तो दोबारा जो पेपर होगा ना उसमें आपका क्या होगा, फिर से जैसे फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था अलग से पेपर करवाया जाएगा उस सेंटर का, फिर नॉर्मलाइजेशन मेथड में इंक्लूड किया जाएगा। और पेपर आपका पता ही है आपको 2 शिफ्टों में है। 2 शिफ्टों का मतलब ये कि इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इस पर एक अलग से वीडियो आप देख लें। और 2 शिफ्टों में पेपर होगा, तो जैसा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आया था बिल्कुल अंतर नहीं था भाई, 19-20 पेपर था,
बिल्कुल 19-20 जो फॉरेस्ट गार्ड का फरवरी 2020 में पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में बिल्कुल भी अंतर नहीं था, बिल्कुल समान लेवल का प्रश्न पत्र बना था। वैसा ही इसमें भी किया जाएगा आयोग के द्वारा। ये आप देख के ही पता चल जाएगा कल जो पेपर हमारे पास पहुँचेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, ऐसा नहीं होगा कि पहला शिफ्ट कठिन आएगा सेकंड सरल होगा या सेकंड कठिन होगा पहला सरल होगा। बराबर लेवल के होंगे और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, अब बोलते हैं यहाँ पे बात आती है सेफ स्कोर की। तो सेफ स्कोर मैं बोलूँगा यार जनरल कैटेगरी पेपर अगर देखिए हमारा जो बनता है यूके ट्रिपल एस से 12th लेवल का है तो ईजी टू मॉडरेट ही पेपर रहेगा। और 70 प्लस का जो स्कोर है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर होगा। मॉडरेट पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ही इजी पेपर बन जाता है भाई। तो इजी पेपर में फिर आपका 78 टू या 80 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल इजी पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा हो पूर्व में वही जो एग्जाम है। उसके अलावा जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है बिल्कुल सरल पूछ ले परीक्षा वाले से, लूसेंट हिंदी से। तो ऐसे कंडीशन में भाई 80 प्लस ही आपका सिक्योर, मैं बोल सकता हूँ सेफ स्कोर। ऐसा नहीं है कि उससे नीचे वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये सेफ स्कोर होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कभी कभी देखिए कैंडिडेट बोलते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। पहले कट ऑफ का मतलब यहाँ पे आकलन करना बहुत मुश्किल होता है। कल के जो दोनों पेपर होंगे सबसे पहले तो वो देखा जाएगा किस प्रकार का स्तर रहा। तो दोनों पेपर जब हमारे पास पहुँचेंगे उनका स्तर यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि कितने लोग अपीयर हुए हैं, क्वेश्चनों को पूछने का तरीका क्या था, क्योंकि कई बार क्या होता है सरल क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट लैंग्वेज में पूछा जाता है तो आते हुए भी कैंडिडेट क्वेश्चन को गलत कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर इजी टू मॉडरेट हो या मॉडरेट टू टफ हो, अगर आप 70 प्लस स्कोर या 75 प्लस स्कोर करते हैं जनरल कैंडिडेट और जनरल जो हमारे महिलाएं हैं, तो वो लोग मान के चलो कि आप सिलेक्शन की दौड़ में पूरे 99.9% है। बाकी जो अदर कैटेगरी है वो इसमें से +-2 4 3 5 कर सकती है। ठीक है, इतना आपको स्कोर लाना ही होगा। और वहीं अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ जाता है, यानी कि मॉडरेट टू टफ आता है, तो अगर मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है तो फिर आपका जो स्कोर रहेगा मतलब जनरल का वो हमारा 60 टू 65 भी इनफ होगा। जैसे लास्ट टाइम 2018 वीपीडीओ का पेपर हुआ था, फरवरी 2018 में वीपीडीओ का पेपर अचानक बहुत टफ आ गया था। तो वहाँ पे जो कट ऑफ गई थी फिर जनरल की 60 के 57 58 59 के आसपास भी रही थी। ठीक है, तो पेपर पे डिपेंड करता है, कल पेपर जब होगा तब पता चलेंगी ये बातें। तो पहले ही आप लोगों को परेशान और हताश होने की आवश्यकता नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और फिर से मैं जाते जाते ये बोलना चाहूँगा, कोई भी पेपर लाइफ से बड़ा नहीं होता। अगर आप इस पेपर में फ़ेल होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में आप फेल हो जाएंगे। इस पेपर में आपका 4 टाइम अभ्यर्थी लिए जाएंगे। 746 की वैकेंसी है ना, तो इसमें से कुछ पोस्टों में तो टाइपिंग नहीं है। उन पोस्टों को मैं अगर घटा देता हूँ तो चलो 600 मान लेते हैं, तो 600 गुणा 4 यानी कि 2400 से 2500 अभ्यर्थी इसमें लिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, और हो सकता है बहुत से लोग ड्रॉप कर देते हैं, जिन लोगों का हो सकता है इस पेपर को दे और वीडियो में हो जाए तो वो लोग उसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे तो पीछे वालों का नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निश्चिंत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत तो होकर पेपर देना है कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपका एक मार्किंग जो मैं उन्हें बोल दी, आपकी जो एग्ज़ाम के लेवल की एक स्कोर होता है, इस एग्ज़ाम लेवल का स्कोर वो होना चाहिए, ये आप याद रखें। बाकी इसके अलावा देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, वाइटनर का बिल्कुल यूज़ ना करें पेपर में, OMR सीट में, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, अपने साथ कुछ मत ले जाना। और इसके साथ साथ ध्यान रखना कि एग्ज़ाम सेंटर में टाइम से पहुंच जाओ। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेट पहुंचोगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी जिन लोगों का पेपर है, जैसे पेपर कंप्लीट होगा मुझे भेज देना और मैं जल्दी ही उसका सॉल्यूशन दे दूंगा अपनी तरफ से। पेपर मेरे को अच्छे से स्कैन करके भेजना आप लोग। ठीक है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, बहुत से लोग पेपर तो भेजते हैं लेकिन ऐसे खींच के भेज देते हैं आगा तिरछा। मेरे को पेपर अच्छे से खींच के भेजना, आप स्कैन करके भेजना दोनों पालियों के। ठीक है, उसके बाद मैं उसके आंसर की आपको दे दूंगा। पेपर को देखते हुए आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ और अदर चीज़ें जो भी है वो क्लियर हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट है दोस्तों, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और मुझे पता है इस बार बहुत से लोग सेलेक्ट होंगे, कोई कठिन नहीं है ये एग्ज़ाम, बहुत ईजी। मेरे को ऐसा लगता है ना, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि जो कल का पेपर होगा बहुत ही ईजी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है जो सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गलत ना करो। 2 क्वेश्चनों का हमेशा ध्यान रखना एग्ज़ाम में, है और नहीं है। बहुत बार है और नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पढ़ते नहीं अभ्यर्थी ध्यान से, और जल्दीबाजी में ओवर स्मार्ट बनते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनेंगे उनको ध्यान से पढ़ना, रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना, और तुक्के बिल्कुल मत लगाना। जिस क्वेश्चन का अता पता ना हो वहाँ पे बिल्कुल भी तुक्के मत लगाना, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होगा तो बहुत लोगों से पीछे आ जाओगे। उत्तराखंड के एग्ज़ाम में मान के चलो कि अगर 0.25 नंबर भी आपके कम है ना, तो आप लगभग 100 लोगों से पीछे हो जाते हो। तो लगा लो मेरिट कितनी वैरी करेगी। तो एक क्वेश्चन की कितनी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका ये आप समझ सकते हो।
फॉरेस्ट गार्ड का आप रिजल्ट देख लो, फाइनल देख लेना उसमें कितना है क्या है। तो ये बात है। ऐसे ही दोस्तों हमारा जो वीडियो होगा और 50 प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चली थी, बहुत लोगों ने उसको फॉलो किया, उसका निश्चित लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आज रात 9 बजे लाइव आ जाना भाई, रात 9 बजे लाइव आपको फिर से एक मॉडल पेपर दूंगा, क्या पता उसमें से 2-4 क्वेश्चन टपक जाए। तो उस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर आप फॉलो करना बहुत मेहनत से, और बहुत ही बोल सकते हैं कि जो यूके ट्रिपल एस का लेटेस्ट पैटर्न है, सिलेबस है, उसके आधार पे थोड़ा ट्रिकी लैंग्वेज का यूज किया गया है, सरल क्वेश्चनों को भी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है। तो एक बार उस पेपर को आप आज ज़रूर इनरोल करना। रात 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव वो पेपर आपको करवाया जाएगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों अच्छे से पेपर देना, आप सभी को ऑल द बेस्ट है। और इसके साथ साथ एक मोटिवेशनल वीडियो आपको देने की और कोशिश रहेगी, ताकि आप लोग बूस्टअप होके जाओ वहाँ पे और वहाँ पे आग लगा दो, ठीक है। तो पहली फुर्सत में वहाँ पे पेपर दे के आना है और सिलेक्शन लेके सबको दिखाना है। अपने आप को साबित करने का सबसे बोल सकते हैं एकमात्र तरीका ही है सोसाइटी में कि आप रिजल्ट दो। जवाब देने से बेहतर आप हमेशा, मैंने बोला, परिणाम होते हैं। और इस बार आप देंगे अपने आसपास। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, बुरा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अब तो फैमिली वाले भी जो है ऐसी नज़रों से देखते हैं कि घर में आने में भी शर्म लगते हैं, समाज वाले तो छोड़ दो। लेकिन ऐसा होता है ना, फैमिली ही वो हमारा एक बोल सकते हैं सोशल लाइफ का पार्ट होती है, जो आपके लिए हर समय अवेलेबल रहती है। हालांकि उनका नज़रिया आपको देखने का अलग हो सकता है, लेकिन आप बुरे वक्त में होंगे तो फैमिली और पेरेंट्स ही हमेशा काम आते हैं, बाकी सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। तो अपने माँ बाप की डांट को, अपने माँ बाप के तानों को आप सीरियसली ना लें, वो आपके भविष्य के लिए चिंतित हैं। हाँ, समाज वाले ताने देते तो चुप रहें और इस प्रकार पेपर दे के अपना रिजल्ट ला के उनको जवाब दें। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। लंबा सेशन हो रहा है, फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत लंबा सेशन हो जाता है और तरह तरह की बातें हो जाती है, क्योंकि बुद्धिजीवी भी काफ़ी जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, आप सभी को पता है। बाकी मिलेंगे कल आपको। अपना मैसेज करना मेरे को पेपर देने के बाद, फीडबैक देना और पेपर को भेज देना, ठीक है। चलो, सभी को ऑल द बेस्ट है। देवभूमि परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं हैं। ये मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरी आशा है कि इस बार आप सभी लोग 100% सिलेक्शन दोगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।